हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 20 है। इससे पहले हम क्या पढ़ा चुके हैं, आपको क्लोरीन बनाने की विधि हम बता चुके हैं। ठीक, डिकन विधि के द्वारा हम क्लोरीन कैसे बनाते हैं, ये हम लेक्चर 19 में पढ़े थे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लोरीन तत्व जो बन गया है उसका भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ कि उसका रंग कैसा होता है, गंध कैसा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है। अगर उसका मतलब वो जो क्लोरीन है उसका रिएक्शन अगर हम किसी और के साथ कराएं तो कैसा व्यवहार दिखाता है, इन सब के बारे में हम मतलब भौतिक गुण में हम यही पढ़ते हैं। रासायनिक गुण में भी क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं कि क्लोरीन जो है अगर उसका रिएक्शन हम किसी और तत्व के साथ करा दें तो वो कैसा व्यवहार करता है। फिर अगर उस तत्व के अलावा अगर हम दूसरा तत्व करते हैं वहाँ पर तो वो किस तरह मतलब दिखाता है अपने आप को कि मतलब हम किस किस तत्व से रिएक्शन कर सकते हैं। क्लोरीन किस किस तत्व से रिएक्शन कर सकता है, यही हमें पढ़ना है रासायनिक गुणधर्म में। तो हमने फर्स्ट हेडिंग बनाया है क्लोरीन तत्व के भौतिक गुण। ठीक, अब देखिए क्लोरीन तत्व जो है इसका भौतिक गुण क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गंध कैसा होता है क्लोरीन का। ठीक, तो अगर गंध देखा जाए क्लोरीन का तो इसके गंध कैसे होती है, इसके गंध जो है बहुत ही तीखी होती है। ठीक, तीखी गंध होती है। और ये जो क्लोरीन है मतलब Cl2 जो है यह दम घोटू होता है। ठीक, दम घोटू। ठीक, दम घोटू। अब इसका रंग भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक, दम घोटू तो हो गया। अब क्लोरीन कैसा उसका रंग होता है, क्लोरीन का तो होता है हरित। ठीक, हरित पीली गैस। ठीक, बस ये पॉइंट याद रखिएगा। क्या इसका गंध कैसा होता है, तीखा होता है। क्लोरीन जो है ये दम घोटू होता है और हरी पीली गैस होता है। अगर इसका कंपैरिजन वायु से किया जाए कि वायु से यह कितना भारी है, तो ये जो क्लोरीन है यह 2.5 गुना भारी है। ठीक, भारी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम और इसका गुण देख ले तो जैसे ये हमने इसका रंग बताया ना कि ये हरित पीली गैस होती है। ठीक, अगर ये हरित पीली गैस है तो ये दम घोटू की तरह व्यवहार करेगा। अब दम घोटू का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर क्या हो जाता है कि ये सांस लेने में ही दिक्कत करता है। मतलब हमें हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन सही जगह पर सही समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण क्या होता है कि हमें लगता है कि जैसे हमारा कोई गला दाब रहा है इस तरह। इसीलिए इसे बोलते हैं कि यह दम घोटू गैस है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हरित पीली जो हमने नाम लिया है क्लोरीन। ठीक है, हरित पीली ये क्या होता है कि ये द्रव में अगर इसे विलीय किया जाए, ठीक है, तो ये द्रव में क्या होता है कि आसानी से विलीय हो जाता है। ठीक, हम पॉइंट वाइज लिखवा रहे हैं, आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, गंध। ठीक, इसकी गंध तीखी होती है। और यह हरित पीली गैस कैसा होता है, दम घोटू होता है। यह वायु से कितना गुना भारी होता है, 2.5 गुना भारी होता है। फिर ये जो हरित पीली द्रव है यह द्रव में बहुत ही ज़्यादा विलीय होता है। ठीक, अब हम यहीं पर अगर इसका बात कर ले कि जल में विलेयता अगर देख ले तो जल में विलेय बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, जल में विलेय ये होता है। ठीक, और ये जो क्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन जो है यह 239 केल्विन पर उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, बस इतना ही पॉइंट है क्लोरीन के तत्व के भौतिक गुण। बस हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं कि इसका गंध कैसा होता है, तीखा होता है। आई दोस्तों का आपको अभी याद हो जाएगा, तुरंत बस ध्यान से पढ़िए। तो देखिए इसका गंध कैसा होता है, तीखा होता है। क्लोरीन क्या होता है, यह दम घोटू गैस है। अगर यह गैस के रूप में रहता है क्योंकि क्लोरीन का कलर कैसा होता है, हरित पीला। ठीक है, और वायु से कितना भारी है, 2.5 गुना। फिर हरित पीली जो है यह द्रव के रूप में रहता है, तो यह किसी और द्रव में मिलाने पर मतलब पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है। और यह जल में तो विलेय होगा ही। और ये जो क्लोरीन है ये कितने ताप पर मतलब उबलना स्टार्ट होता है, तो 239 केल्विन पर यह उबलना स्टार्ट हो जाता है। ये रहा क्लोरीन तत्व के भौतिक गुण। अब हम देखने जा रहे हैं क्लोरीन तत्व के रासायनिक गुण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोरीन तत्व के रासायनिक गुण। अब देखिए
इसका रासायनिक गुण तो देखेंगे। अब इसमें से हमारा फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोरीन तत्व के रासायनिक गुण। अब इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा अमोनिया से अभिक्रिया। देखिए अमोनिया से अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन है, ठीक, Cl2 और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो यह कैसा व्यवहार इसके साथ दिखाता है। तो देखिए ये नाइट्रोजन है और यह हाइड्रोजन है, ठीक। अब यहाँ पर N के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, क्लोरीन ये सभी हाइड्रोजन को हटाकर अपना स्थान ले लेता है, मतलब ये सबसे पहले बना लेता है NCl3। यहाँ पर NH3 था, यहाँ पर NCl3। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। अब ये हाइड्रोजन बाहर हो गया तो ये क्लोरीन क्या करता है कि इसके साथ भी बॉन्ड बना लेता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, तो देखिए 3 और 3 6। अब यहाँ पर केवल हाइड्रोजन यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, देखिए हाइड्रोजन 3 है और क्लोरीन 3 है, ठीक। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन यहाँ हो गया और 3 क्लोरीन यहाँ, मतलब 6 क्लोरीन हो गया। और यहाँ पर तो केवल 2 है, हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन रहा क्या, क्लोरीन का अमोनिया के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सोडियम के साथ अभिक्रिया। देखिए क्लोरीन का रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे। किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। अब ये तो साधारण रूप से सभी लोग जानते होंगे कि ये रिएक्शन क्या बनाएगा, NaCl। यहाँ पर देखिए जब हम Na का रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, NaCl, ठीक। अब हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर सोडियम 2 हो गया तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब हम बार बार ये लिखेंगे नहीं किसके साथ रिएक्शन, अब हम डायरेक्ट करा ही दे रहे हैं रिएक्शन। अब जैसे एल्यूमिनियम के साथ अगर हम कराएं तो क्या होगा, देखिए एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम हो गया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा। अब देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पर Na था, ठीक, रिएक्शन करने का तरीका समझिए, Na है ये प्लस फॉर्म में रहता है तो ये क्या करता है, और Cl जो है ये माइनस फॉर्म के रूप में रहता है तो इसका वाला चार्ज जो है इसके वाले यहाँ पर चला आता है और इसका जो प्लस चार्ज है यहाँ पर चला आता है। अब इसी तरह आपको पता ही होगा कि एल्यूमिनियम जो होता है इस पर +3 का चार्ज होता है और क्लोरीन जो है इस पर माइनस का चार्ज होता है। जब इस तरह रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इसका चार्ज यहाँ पर चला आएगा और इसका चार्ज यहाँ पर चला आएगा। अब चार्ज हम बोल रहे हैं तो ये नहीं कि मतलब Al माइनस कर दें Cl+3, ये मतलब नहीं हुआ। चार्ज का मतलब नंबर समझिए, ठीक, यहाँ पर एक नंबर हुआ, ठीक, -1 कर देने पर क्या आ जाएगा, कुछ भी तो नहीं होगा, वैसे भी -1 के ही फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए चार्ज का मतलब, यहाँ पर चार्ज नहीं लिखते हैं, बस नंबर लिख देते हैं, मतलब Al1 Cl3, तो यहाँ पर 1 है, वैसे भी Al एक ही है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल रूप से हम यहाँ पर एक नंबर रहता है तो नहीं लिखते हैं, अगर 2 रहता है तो यहाँ पर हम जरूर लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए Al मतलब एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बना लेता है, AlCl3 बना लेता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 क्लोरीन और यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ पर 2 से, ठीक, बैलेंसिंग भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन हम देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, फास्फोरस के साथ रिएक्शन, ठीक। फास्फोरस को आप श्वेत फास्फोरस लिखिए, श्वेत फास्फोरस का मतलब P4। और देखिए P4 जो है ये क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, देखिए P4 अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है PCl3, ठीक। अब इसे हम बैलेंस कर दे रहे हैं तो यहाँ पर Cl2 रहेगा और यहाँ पर 3, तो मतलब यहाँ पर कितना से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर फास्फोरस कितने हैं 4, तो यहाँ पर क्या कितने क्लोरीन हो गए, 3 चौक के 12, यहाँ पर मतलब यहाँ पर हमें 6 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक। ये देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम सल्फर के साथ रिएक्शन, मतलब
S8 के फॉर्म में रहता है। आपको पता ही होगा क्योंकि हम पीछे बता भी चुके हैं। अब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, मतलब S8 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, देखिए S2Cl2 बना लेता है। रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन का रिएक्शन हम डायरेक्ट करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, H2Cl2 का रिएक्शन अगर ये दोनों आपस में करते हैं तो क्या बनाते हैं, HCl, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि HCl के निर्माण की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7 नंबर का कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, मतलब H2S, इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या होगा। देखिए इसका रिएक्शन करने पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, मतलब HCl बना लेते हैं और सल्फर को बाहर कर देते हैं। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि हम HCl कैसे लिख रहे होंगे, बहुत लोग को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं पता होगा। देखिए क्लोरीन के सबसे बाहर कितने, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर बात किया जाए तो 7 होते हैं, जिसको हम इस तरह से फिल कर देते हैं। ठीक, और हाइड्रोजन के बाहर कितने इसका इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 होता है। अब क्या होता है कि इससे मतलब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इसके अंदर कितने हैं, 7 है, इसे 1 की ज़रूरत होती है। और हाइड्रोजन जो है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इससे केवल 2 की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये क्या होगा कि देखिए 7 तो था ही इसका, ठीक, अगर बात किया जाए 7 तो इसका था ही, लेकिन 1 इसने और ले लिया, तो इस तरह अगर देखा जाए तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और ये जो हाइड्रोजन है 1 तो इसका था ही, लेकिन 1 इसका ले लिया। ठीक, इस तरह से। ठीक, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन और क्लोरीन इस तरह बॉन्ड बना लिए और सल्फर को बाहर कर दिए। ठीक, अगर हम यहीं पर बात करें कि जैसे हम ले रहे हैं C10H16 का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करा देते हैं तो क्या होगा, तो देखिए क्लोरीन का रिएक्शन हम C10O16 के साथ करा भी दे तो क्या होगा, इसका हाइड्रोजन इसका क्लोरीन, मतलब HCl बना देंगे और कार्बन को कहेंगे टाटा बाय बाय, हो गया। अब रिएक्शन कंप्लीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर 10 क्योंकि कार्बन 10 है, यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 16 है और यहाँ पर 2, मतलब 8 कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 हो गया। इस तरह का रिएक्शन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम जब सेकंड वाला बुक उठाएंगे तो उसमें इसी तरह रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। देखिए अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। ठीक, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर Cl के साथ करा दें तो क्या होगा, देखिए Na है, ठीक, Na है और ये Cl है। आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन तो यही बनता है NaCl। ठीक, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। देखिए ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम बता दे रहे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को हम यहीं तक अभी छोड़ रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला। देखिए क्यों हम छोड़ रहे हैं, इसे छोड़ नहीं रहे हैं, आगे तो बताने जा रहे हैं। देखिए NaOH का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करा दें, ठीक, अब यह क्लोरीन कैसा है, मतलब ये जो क्लोरीन है यह डाइल्यूट है, मतलब तनु है, या फिर Cl2 जो है यह कॉन्सेंट्रेट है, मतलब सांद्र है। अब इससे हमें देखना होगा, अगर ये डाइल्यूट होगा, हम दोनों रिएक्शन कर दे रहे हैं, एक बार डाइल्यूट का मतलब तनु। ठीक, अब देखिए ये डाइल्यूट है तो क्या करेगा कि NaCl बनाएगा, सबसे पहले NaCl बना लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि देखिए NaO आपस में चिपके ही रह जाते हैं, मतलब NaO फिर एक क्लोरीन को बुला लेता है। ठीक है, देखिए NaOCl बना लिया। फिर उसके बाद क्या करता है कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 बार सोडियम आ गया तो यहाँ पर तो कंफर्म होगा कि सोडियम की मात्रा 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 2 हो गया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, 1 ऑक्सीजन तो यहाँ निकल चुका है, तो बचा कितना ऑक्सीजन, 1 बचा। तो ये सही से बोलती क्यों नहीं कि यहाँ से पानी निकल गया,
हाँ भाई, यही बोलना था मैं। देखिए NaOH का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट Cl2 के साथ कराते हैं तो क्या होगा कि NaCl बन जाएगा और उसके बाद NaOCl बनेगा और फिर उसके बाद वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक, अब यही चीज़ सेम यही रिएक्शन हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए NaOH का रिएक्शन अगर हम कॉन्सनट्रेट Cl2 के साथ करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, NaCl तो निकलेगा ही। ठीक है, मान लिए NaCl निकल गया। अब नेक्स्ट मतलब इसमें चेंजिंग कहाँ आता है, ये ठीक है, डाइल्यूट लिए तो ये बना और कॉन्सनट्रेट ले रहे हैं तो क्या बनेगा, देखिए NaClO3 बना लेता है। ठीक, मतलब ये क्लोरीन जो है इधर, मतलब देखिए Na के साथ Cl चिपक गया और यहाँ पर ऑक्सीजन को थोड़ा सा बगल में कर दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, वाटर तो रिलीज होगा ही भाई। ठीक, बस चेंजिंग कहाँ है आपको समझ में आ गया ना कि डाइल्यूट Cl2 और कॉन्सनट्रेट Cl2 में चेंजिंग कहाँ आता है, NaOCl। डाइल्यूट लिए तो अब इस तरह समझिए, डाइल्यूट का मतलब ऑक्सीजन को डाल दिया और फिर उसके बाद कॉन्सनट्रेट का मतलब अगर आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा तो समझ में आ ही जाएगा कि मतलब Cl जो है NaCl पास में आ जाते हैं और ऑक्सीजन को थोड़ा सा बगल में कर देते हैं। ठीक, ये रहा रिएक्शन, इसे हम बैलेंस कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 1 4, मतलब हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ पर Cl कितने हो जाएंगे, 3। ठीक, अब उसके बाद जो है ये 5 NaCl निकल जाता है और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो रिएक्शन है NaCl का Cl2 के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, IMP। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं। देखिए 9 नंबर पे हमारा रिएक्शन रहेगा कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, इसे कहते हैं मीथेन। इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करा देते हैं तो क्या होता है। देखिए इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं क्लोरीन के साथ, लेकिन किसकी उपस्थिति में, UV मतलब अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है। तो क्या होगा कि इसके एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ले लेता है, मतलब क्या हुआ कि CH3 एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ले लिया तो क्या बना लिया, HCl बना लिया। और एक देखिए एक क्लोरीन तो लिया ना, एक क्लोरीन तो इसके पास है तो ये क्या करता है, इसके वैलेंस कंप्लीट करने के लिए एक क्लोरीन यहाँ आ जाता है। ठीक, अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए अगर यही रिएक्शन, ठीक, यही Cl2 यही अल्ट्रा वायलेट अगर यहाँ पर कैटालिस्ट के रूप में HNu प्रेजेंट है, ठीक, कैटालिस्ट नहीं हम बता रहे हैं कि मतलब जैसे अल्ट्रा वायलेट तो प्रेजेंट था, इसके साथ HNu आ जाए तो ये क्या करता है, ये क्लोरीन तब इतना ज़्यादा उत्सुक हो जाता है कि ये इसके हाइड्रोजन को देखना तक पसंद नहीं करता। मतलब क्या हुआ, देखिए ये इसके हाइड्रोजन को तब तक विस्थापित करता रहेगा जब तक कि मतलब क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को तब तक विस्थापित करता रहेगा जब तक इसका हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। मतलब देखिए CH3Cl पहले बनाएगा, फिर उसके बाद HCl बनाएगा, फिर भी देखा कि अरे बाप रे इसके पास तो अभी हाइड्रोजन है, फिर ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब Cl2 के प्रेजेंट में रिएक्शन करता है, फिर क्या करेगा, फिर इसके हाइड्रोजन को हटाएगा, मतलब CH2 हो जाएगा, एक HCl फिर निकल जाएगा। अब क्या करेगा, अब क्लोरीन एक और आकर जुड़ जाएगा, मतलब क्लोरीन एक था है एक और आकर जुड़ गया, मतलब 2 बन गया। अब क्या होता है, फिर भी देखता है अरे इसके पास तो फिर 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब क्या हुआ, फिर से ये रिएक्शन करता है। अब रिएक्शन करने पर क्या करेगा, अब देखिए CH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया, मतलब HCl बन गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, CH हो गया। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन तो थे ही और एक क्लोरीन और जाकर ऐड हो गया, मतलब Cl3 हो गया। ठीक, अब देखता है कि अरे बाप रे इसके पास तो एक और है, तो ये क्या करता है कि Cl2 फिर से इसके हाइड्रोजन को हटाता है और यहाँ पर C रहेगा, ठीक है C। अब यहाँ पर क्लोरीन तो 3 थे ही, अब एक क्लोरीन और जाकर यहाँ पर चिपक जाता है। ठीक, मतलब CCl4 बना लेता है और फिर एक HCl को मुक्त कर देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होता है। या फिर अगर यहीं पर एक ही रिएक्शन है, अगर इससे पूछ दे अगर
अमोनिया का ही अमोनिया नहीं, मीथेन का रिएक्शन, CH4 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, ठीक है, केवल यू भी दिखा दे तो हम कैसे करेंगे, तो ठीक है नॉर्मल रूप से CH3Cl बना देंगे। लेकिन अगर यहीं पर कह दे क्लोरीन जो है एक्सेस में है, ठीक, क्लोरीन जो है एक्सेस में है, तब हमें क्या करना होगा, तब यही रिएक्शन इस तरह से करना होगा। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, ठीक, बस यही चीज़। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, CCl4 बना लेगा और इसके साथ हाइड्रोजन मतलब HCl को मुक्त करता रहेगा। अगर हम एथीन के साथ रिएक्शन कराएं, देखिए रिएक्शन खूब कीजिए, भले पेपर में 2 4 5 रिएक्शन लिखिए, लेकिन रिएक्शन करना खूब सीखिए, क्योंकि ये आगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपको पढ़ने के लिए। देखिए एथीन का फार्मूला कहता है C2H4, ठीक है, C2H4। अगर इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करा दें तो क्या होगा, देखिए रिएक्शन करने पर हम प्रोडक्ट तो आसानी से दिखा देंगे, लेकिन पहले हम इसका संरचना बना लेते हैं। संरचना का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हम इसे दे रहे हैं और 2 हाइड्रोजन हम इसे दे रहे हैं, ठीक, इस तरह से। अब आपको पता ही होगा कि क्लोरीन जो क्लोरीन कार्बन जो है इसके चारों तरफ 4 वैलेंसी होती है, तो 2 के साथ तो इसने बॉन्ड बना लिया, लेकिन 2 इसका खाली है, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब ये क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन Cl2 है, मतलब Cl और Cl, अब ये क्या करते हैं, आपस में इस तरह टूट जाते हैं और इसके बॉन्ड को क्या, डबल बॉन्ड है तो इसकी एक बॉन्ड को ऐसे तोड़ते हैं और एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, मतलब Cl यहाँ Cl यहाँ आकर जुड़ जाता है। बस यही रिएक्शन है। तो इसमें हम डायरेक्टली रूप से अक्सर देखेंगे, बुक में भी दिखा दिया है, क्या C2H4 Cl2 से डिनोट कर दिया है, जो कि सही भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, ठीक, FeSO4 का रिएक्शन हम यहाँ पर इस तरह, ठीक, FeSO4 का रिएक्शन अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दे तो क्या होगा, ठीक। अब इन दोनों का तो रिएक्शन होगा नहीं, हम करा किसके साथ रहे हैं, क्लोरीन के साथ, ठीक। तो ये देखिए अब ये रिएक्शन करते हैं तो किस तरह व्यवहार दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पर हम फेरस सल्फेट लिए हैं। फेरस सल्फेट का मतलब क्या हुआ, देखिए फेरस, हम हर वीडियो में जहाँ पर भी अगर आता है फेरस और फेरिक हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई अगर नया बच्चा होगा जो हमारे इस चैनल से जुड़ा होगा तो पता चला कि उसे पता ही नहीं चला कि फेरस फेरिक क्या होता है, तो हम इसलिए हर बार बताते हैं। तो देखिए Fe है, ठीक, फेरस का मतलब Fe2+ होता है, फेरिक का मतलब Fe3+ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Fe आया है, Fe2+ और SO4-2। अब आपको पता ही होगा कि ये सल्फेट है, ठीक, सल्फेट क्या होता है, -2 के फॉर्म में रहता है और यहाँ पर +2। अब ये दोनों चार्ज कट जाते हैं और एक्चुअली में रिएक्शन ये होता है, ठीक। अगर यही रिएक्शन फेरिक के फॉर्म में रहता, क्योंकि देखिए फेरस है तो फेरिक बनाएगा ही, ठीक है, तो हम यहाँ पर न बताकर यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। तो क्या होता है कि देखिए फेरस है, ये फेरिक बनाएगा, मतलब SO4 होल थ्राइस। अब ये कैसे थ्राइस बनाया तो समझिए, एक यहाँ पर SO4 है, एक यहाँ पर SO4 है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हुआ, 3 के फॉर्म में आ गया, ठीक। अब कैसे आया तो देखिए Fe3+ मतलब फेरिक हो गया और SO4 2-, ठीक। अब क्या होता है कि इसका जो यहाँ पर नंबर है ये इसके पास Fe के पास चला आएगा और इसका जो नंबर है ये इसके बाहर चला जाएगा, ठीक। तो आपको लगेगा कि Fe2 मान लीजिए बनेगा, तो हमने यहाँ नहीं लिखा तो यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अब उसके बाद SO4 तो है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर 3 आ जाएगा, मतलब 3 हम लिख दिए, तो ये रिएक्शन ही यहाँ पर ब्रैकेट लग जाता है तब, ठीक है। अगर इसके पहले नंबर कोई है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, तो यह फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब इसका SO4 इधर चला गया, अब क्या रिएक्शन किया क्या नहीं किया, यहाँ पर तो क्लोरीन को बस हाइड्रोजन ही दिख रहा है, बस वही निकाल दीजिए HCl, और क्या, बस बन गया रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हम बैलेंस कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देख ले रहे हैं, देखिए Ne2
SO3 का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करा दे तो क्या होगा। ठीक, देखिए अगर Na2SO3 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ आए तो आप तुरंत यहाँ पर पानी ऐड कर लिया कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर रिएक्शन में। अब ये जो SO3 है, आप अक्सर देखते होंगे कि SO3 बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन SO4 बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये SO3 जो है यह SO4 में ज़्यादातर मतलब SO3 से SO4 में रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए Na2SO, इसे क्या चाहिए, बस एक ऑक्सीजन ही चाहिए ना, बस दे दीजिए SO4 बन जाएगा और क्या। फिर उसके बाद क्या है, अरे क्लोरीन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, अरे क्लोरीन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रहेगा हमारा, आपको लग रहा है कितना सारा रिएक्शन है, ठीक, कैसे याद होगा, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही इजीली तरीके से आपको याद होगा। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, फिर बस क्या, अगर ये दिखे तो इसके साथ भी पानी ऐड करा दीजिए बस। फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पर रिएक्शन ध्यान देना होगा आपको। तो ये जो SO2 है, आप देखते होंगे कि अगर पानी है SO2 मतलब इस SO2 को H2 दिखता है, तो ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को ले लेगा, मतलब H2SO4 में कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक, अब यहाँ पर H2SO4 के रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि SO2 है तो यह SO4 के रूप में कन्वर्ट होना चाहेगा। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ले लिया, अब ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, अब बस इसकी संख्या को बढ़ा देगा। ठीक है, तो जब इसके संख्या को बढ़ाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या तो निकल गया है, बस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं बस 2 और है। ठीक है, तो देखिए आयोडीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, H2O तो ऐड कराएंगे ही, इसमें Cl2। ठीक है, अब देखिए ये जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये देखिए इसे बोलते हैं आयोडीन। ठीक, आयोडीन। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आयोडेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब HiO3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसके साथ HCl मुक्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस कर दे रहे हैं, 2 हो गया, फिर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ पर 5 क्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पर 10 ऑफ HCl हो गया, बैलेंसिंग कंप्लीट। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं जो कि लास्ट है। ठीक है, 15 रिएक्शन। हम इतने देर से रिएक्शन करा रहे हैं SO2 का रिएक्शन Cl2 के साथ, लेकिन उसमें पानी ऐड कर दिए। क्या हमने कभी ये वाला रिएक्शन किया है, H2O का रिएक्शन Cl2 के साथ? अभी तक तो कोई नहीं किए। ठीक है, लेकिन हमने आपको इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जब बताएं, भौतिक गुण, तो हमने आपको बताया कि क्लोरीन जो है जल में विलय होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि इस क्लोरीन को हाइड्रोजन देखता है, बस अपना काम कर लिया HCl, फिर ऑक्सीजन को कहा कि जाओ तुम भाड़ में, हमसे क्या मतलब। ठीक है, लेकिन इसे भाड़ में मत भेजिए, क्योंकि इसका ही यूज है हम लोग के जीवन में, अगर ये नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते। ठीक है, तो हम रिएक्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो न समझ में आए तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता दीजिए, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।